जिंदगी की उनकी जो जिंदगी है उसकी विडंबनात्मक जो स्थिति है, अपनी प्रेमिका के बारे में बयान जो कर रहा है, जो प्रेमिका का गुस्सा है वो क्या है, वो गुस्सा महकने वाली एक चीज। पेट भर के खाने के बाद जो रविंद्र की कविता पढ़ना या रविंद्र संगीत सुनना बेहद मुश्किल है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे थर्ड सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो इस सेमेस्टर आपके लिए काव्य पराशर है, उसके अंतर्गत जो आधुनिक कविता है आपके लिए 3 कविताएं, उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं मुक्तिबोध, उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुक्तिबोध, इनका पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था और उनकी रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कमायनी, काट का सपना, विपात्र आदि इनकी रचनाएं। इनकी मृत्यु जो है 11 दिसंबर 1964 को, 11 दिसंबर 1964 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए 3 कविताएं, उसमें से पहली कविता जो है वो इस प्रकार है। पेट भर भोजन के बाद रविंद्र पढ़ना मुश्किल है, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो डकार लेकर देशभक्ति से पूर्ण लिखते हैं कविताएं। कालिदास रविंद्र का नाम लेकर सीख देते हैं हम सब। जो आपके लिए ये जो पहली कविता है, इसमें कवि ने कतिपय लोग, यानी जो दिनमर्रा की जिंदगी में जो हर दिन काम करके अपना जो गुजारा करते हैं, वो जो छोटे लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि जिंदगी की उनकी जो जिंदगी है उसकी विडंबनात्मक जो स्थिति है और उनके जो आचरण है उसकी पोल जो है इन्होंने खोल दी है। ये सच्ची बात है कि पेट भर के खाने के बाद जो रविंद्र की कविता पढ़ना या रविंद्र संगीत सुनना बेहद मुश्किल है। पेट भर के खाने के बाद जो कतिपय लोग जो हैं, छोटे लोग जो हैं, वो अपने दिन नित्य का काम करते हुए रात में जब वो पेट भर के खाते हैं, उसके बाद रविंद्र की जो कविताएं हैं या वो संगीत है, उसे सुनना या पढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। ये सत्य है कि खाने के बाद पढ़ना मुश्किल है, फिर भी ऐसे लोग जरूर हैं जो भरे पेट खाकर डकार लेने के बाद भी जो है वे रविंद्र पढ़ते हैं और उनकी नकल में देशभक्ति से पूर्ण जो क्या है कविताएं लिखते हैं। देशभक्ति से भरे हुए जो कविता है वो लिखते हैं। इतना ही नहीं, रविंद्र जो है, रविंद्र और कालिदास की कविताओं को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए उनका नाम लेकर सीख भी देते हैं। उनका नाम लेकर क्या है, रविंद्र और कालिदास का नाम देकर सीख भी जो है वो देते हैं। इस तरह से पहली कविता में मुक्तिबोध ने लिखा है। दूसरी कविता इस प्रकार है। तुम्हारे गालों पर गुस्से के अंगारे अभी भी महकते हैं और मेरे लिए तुम्हारे चेहरे से एक किरनीली गोरी सुबह हो जाती है। बहने लगती है दिल ही दिल में एक सुनहाली शराब, जिसमें खिलने लगते हैं गुलाब, आने वाली तमाम उम्र के विचार आते हैं। लिखते समय नहीं, बोझ ढोते वक्त पीठ पर, सर पर उठाते
समय भार। ये कविता जो है वो एक भावुक प्रेमिका अपनी प्रेमिका के प्रति बयां है। उसके लिए प्रेमिका के गुस्से के अंगारे महकने वाली चीज है। उसके गुस्से के अंगारे जो है वो एक महकने वाली चीज है। अपनी प्रेमिका के बारे में बयान जो कर रहा है, जो प्रेमिका का गुस्सा है वो क्या है, वो गुस्सा महकने वाली एक चीज। जब उसका गाल गुस्से से ललायित यानी गुस्से से लाल हो जाता है, ललायित होता है, तो प्रेमी को लगता है कि गाल खुशबूदार बन गया है। जब प्रेमिका का गाल गुस्से से लाल हो जाता है तब क्या है, उसे लगता है कि वो खुशबूदार है, फिर खुशबूदार बन गया है। गाल की ललिमा से उसे लगता है कि प्रेमी के लिए किरनीली सुबह उतर आई है। एक किरनीली सुबह जो है उतर आई है, ऐसा प्रेमी को लगता है। प्रेमिका के गुस्से में जब वो उसके गाल लाल हो जाते हैं, वो महकने लगते हैं, वो खुशबूदार है, और जो है उसका गुस्सा प्रेमी को एक क्या है, एक किरनीली सुबह जो है उतर आई है, ऐसे वो लगता है। दिल से बहने लगती है सुनहाली शराब और उसमें आने वाले तमाम उम्र के लिए एक गुलाब खिलने लगता है। फिर जो है यहाँ पर वो बता रहे हैं कि प्रेमी जो है प्रेमिका के प्रति एक प्रेम की भावना जो है वो खिलने लगती है। यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि दिल से बहने लगती है सुनहाली शराब और उसमें आने वाले तमाम उम्र के लिए एक गुलाब खिलने लगता है। गुलाब का यहाँ पर गुलाब को प्रेम से जोड़ा गया है। उसके मन में क्या है, अपनी प्रेयसी के प्रति प्रेम जो है वो उम्र भर के लिए खिलने लगता है। ये गुलाब प्यार ही है जो खूबसूरत और खुशबूदार एवं उन्मद, ये प्यार ही है जो खूबसूरत, उन्मद और खुशबूदार। इस तरह से इस कविता में जो है मुक्तिबोध ने लिखा है। आपके लिए तीसरी कविता जो है वो इस प्रकार, परिश्रम करते समय चांद उगता है व पानी में झलमलाने लगता है। हृदय के पानी में विचार आते हैं, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, साम मारते समय पिछवाड़े। बच्चों की नेकर फजीटते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं। नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कचप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाती है। आपके लिए जो तीसरी कविता है वो इस प्रकार है, परिश्रम करते समय चांद उगता है व पानी में झलमलाने लगता है। हृदय के पानी में विचार आते हैं, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, साम मारते समय पिछवाड़े। बच्चों की नेकर फचीटते वक्त पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कचप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाता है। तो इस तीसरी कविता में जो है मुक्तिबोध ने मेहनत के दो आयामों का चित्रण किया है। मेहनत के दो आयाम जो प्रकार है, जो आयाम है मेहनत का, उसका चित्रण जो है इस तीसरी कविता में की है। मेहनत की भंगिमा उसके प्रति हमारे रवैये के अनुसार होता है। मेहनत की जो भंगिमा है वो उसके प्रति रवैये से होता है। यदि आपका दिल सही सलामत है, कोई तनाव नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं है, मन जो है बहुत खुश है और सही सलामत है, तो तनाव नहीं है, तो जरूर बोझ पीठ पर ढोते वक्त विचार आएंगे, सिर पर भार उठाते समय, ये परिश्रम करते समय आपके हृदय रूपी पानी में चांद उग आएगा। कोई बोझ नहीं है, सही सलामत मन है, तो काम भी जो है
हर्ष से, खुशी से कर पाएंगे। वो काम बोझ जो है नहीं लगेगा, बोझ जैसे नहीं लगेगा। और मेहनत जो है वो क्या है, बोझ, जब मेहनत करते हैं, जब कोई बोझ पीठ पर उठाते हैं, उस वक्त विचार आएंगे सर पर भार उठाते समय या परिश्रम करते समय आपके हृदय रूपी पानी में चांद उगने लगेगा। हृदय रूपी पानी में जो है चांद उगने लगेगा। यानी काम करने पर भी, पीठ पर इतना बोझ उठाने के बावजूद भी अगर मन सही सलामत है, खुश है, कोई तनाव नहीं है, तो खुशी खुशी से उस काम को करने लगेंगे। फिर क्या है, और झलमलाने भी लगेंगे, और झलमलाने भी क्या है, लगेंगे। लेकिन जब घर के पिछवाड़े में सांप को मारने के लिए आप मजबूर हैं, यानी आपका घर और परिवेश सही नहीं है, या आपके बच्चों की निकर फजिट रहा है, मतलब आपकी आर्थिक हालत कमजोर है, तब भी विचार आएंगे, लेकिन पीठ पर उठाते बोझ और भारी लगेंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर घर का माहौल सही नहीं है, घर के माहौल जब ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, नहीं है, और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तब क्या है, घर का लालन पोषण, बच्चों के लालन पोषण भी, जो पोषण करने के लिए जो काम करते हैं, वो भी बोझ लगने लगता है, वो बहुत ही बोझ लगने लगता है। घर का जब परिवेश सही ना हो और आपके बच्चे की निकर फजीट रही है, इसका मतलब है आपकी आर्थिक स्थिति जब कमजोर होती है, तब भी विचार आएगा, लेकिन पीठ पर उठाते बोझ और भारी लगेंगे। पीठ पर उठाया हुआ बोझ जो काम कर रहे हैं वो बहुत भारी लगेगा, पत्थर पहाड़ जैसे लगेंगे, और नक्शे भौगोलिक हो जाएंगे। नक्शे जो है भौगोलिक हो जाएंगे, मतलब आपके परिवेश का विस्तार हो जाएगा। आपके रिश्तों की सीमा जो है वो नहीं रहेगी, जो आपके रिश्ते की सीमा जो है वो नहीं रहेगी, और आप सामाजिक व्यक्ति बनेंगे। आपकी पीठ जो है कच्छप हो जाएगी, यानी कच्छप हो जाएगी, कछुए जैसे हो जाएगी, और घर का जो परिवेश सही नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तब क्या है, मेहनत जो है वो बोझ लगने लगेगी। पहाड़ की तरह, अगर पत्थर भी उठाए पहाड़ की तरह लगेगा, और जो है, और रिश्तों की कोई सीमा नहीं रहेगी, और आपकी पीठ, यानी पीठ जो है कछुए जैसे हो जाएगी। कितने भी बोझ जो है उठाने के लिए आप क्या है, तैयार हो जाएंगे। आपका समय पृथ्वी के समय जैसा हो जाएगा, यानी जैसे अनवरत, पृथ्वी जो है अनवरत घूमती है, जैसे अनवरत दिन रात बिना रुके जिस तरह से पृथ्वी घूमती रहती है, ऐसी आप क्या है, काम दिन रात करने लगोगे, जबकि आर्थिक स्थिति आपकी ठीक ना हो और घर का परिवेश ठीक ना हो। फिर उसे समय का ख्याल नहीं होता। वैसे आपको भी अविश्राम काम करना पड़ेगा। अविश्राम यानी बिना विश्रांति के दिन रात काम करना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी दिन रात घूमती रहती है, उसी प्रकार क्या है, आर्थिक स्थिति ना होने की वजह से आप जो है दिन रात इसी तरह से मेहनत करना पड़ेगा। आपकी पीठ जो है कछुए जैसी हो जाएगी। इस तरह से जो मेहनती लोगों का जो दो आयाम है उसके प्रति यहाँ पर बता रहे हैं, जिसका परिवार का जो परिवेश सही है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, वो खुशी खुशी से अपना काम करता है। जिसका परिवार का परिवेश ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो पृथ्वी की तरह दिन रात मेहनत में जुड़ा रहेगा। इस तरह से इस कविता में जो मेहनती लोगों के दो आयाम है उसके बारे में वर्णन किया है। तो आपकी कविता इतनी ही थी। अगली कक्षा में किसी और कविता के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।